नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 1 का प्रश्न पत्र आज हम करने वाले हैं और ये प्रश्न पत्र होगा 18 नवंबर 2012 का। ठीक है, 18 नवंबर 2012 का ये पेपर है और इस पेपर से संबंधित जितने भी सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो देखिए दो होते हैं, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है। आपके ऑप्शन है लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। तो देखिए यहाँ पे चढ़ना यानी कि जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं या कहीं पे चढ़ रहे हैं, फुदकना हो गया, दौड़ना हो गया, इसमें जो है उंगलियों का काम नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे पूरे शरीर से कार्य हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्रॉस मोटर स्किल है यानी कि स्थूल गतिक कौशल है। ठीक है, और सूक्ष्म गतिक कौशल का यदि बात करें तो ये हो जाएगा लिखना, क्योंकि लिखना जो है फाइन मोटर स्किल के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लिखना जो है एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर जो है किस चीजों का अनुभव कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के विषय में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो देखिए जो किशोरावस्था होती है इसमें जो है आपका 12 से लेकर 18 वर्ष का या 19 वर्ष तक का जो समय होता है उसे हम लोग जो है किशोरावस्था के रूप में जानते हैं। और इस अवस्था में जो है ये जो है एक तनाव भरी अवस्था होती है, ये जो है एक जिम्मेदारी भरी अवस्था होती है। ठीक है, तो इस अवस्था में जो है जो व्यक्ति जो है वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार रखने के लिए जो है रखने का अनुभव जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक है, नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों का सामान्यतः होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है कंफ्यूज आप मत होइएगा, हालांकि यहाँ पे पूछा गया है शारीरिक रूप से अक्षम। ठीक है, तो शारीरिक रूप से अक्षम जैसे कि उंगलियों का काम होता है लिखना। ठीक है, लिखने का काम हम लोग किस चीज से करते हैं, उंगलियों से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ये हो जाएगा लिखना जो है एक शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के अंतर्गत आ जाएगा कि आप जो है लिखने में समर्थ नहीं है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है लिखने से संबंधित विकार। ठीक है, लिखने से संबंधित जो विकार होता है वो क्या कहलाता है, तो डिस्ग्राफिया कहलाता है। हालांकि इसमें पूछा गया है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होती है, तो ये भी हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया, क्योंकि लिखने का जो विकार है वो शारीरिक में ही आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है आंशिक पुनर्बलन। तो सबसे पहले जान लीजिए पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट क्या होता है। तो किसी चीज को जो है बार बार दोहराना यही पुनर्बलन होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि आंशिक पुनर्बलन क्या होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, गलत है ये। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, नहीं, पशुओं को प्रशिक्षित करने में नहीं। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, बिल्कुल सही है कि ये जो है आंशिक पुनर्बलन जो है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा ये अधिक प्रभावी होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि आंशिक पुनर्बलन में जो है चीजों को दोहराया जाता है, जबकि सतत पुनर्बलन में जो है नई प्रतिक्रियाओं को जो है वहां पे लाना होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि ये जो है आंशिक पुनर्बलन जो है सतत पुनर्बलन से अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी में क्या जो है गुण होते हैं। ऑप्शन है स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वे जो है क्या स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, नहीं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़पूर्वक नहीं कह पाते, उनकी जो भी आवश्यकता है क्या वो दृढ़ता पूर्वक जो है वो नहीं कह पाते हैं, ऐसा नहीं है, वो खुलकर बोलते हैं। उनकी जो भी आवश्यकता है, जिन भी चीजों की आवश्यकता है वो अच्छे से जो है उस चीज को रखते हैं, बात को रखते हैं। ठीक है,
तो ये भी नहीं होगा। अपने निर्णय को में आत्मनिर्भर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो खुद से जो है डिसीजंस लेने में बहुत ही अच्छे होते हैं, और वो जो है अपने लाइफ के डिसीजंस या किसी सिचुएशन में जो है डिसीजन लेना है, वे सभी निर्णय को लेने में जो है वो खुद पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर होते हैं। वो किसी पर किसी पर जो है निर्भर नहीं होते हैं डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो अपने निर्णयों में जो है वो आत्मनिर्भर होते हैं। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वे जो है जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो जो है अपने शिक्षकों का रेस्पेक्ट करते हैं। सब वो शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि उनसे इतना वो घुले मिले होते हैं, उनसे बातचीत करना, उनके साथ सीखने का वो बहुत प्रयास करते हैं और सीखते भी हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने जो है इसमें ये कहा है कि बच्चे जो है सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं, भाषा के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है स्कैफोल्डिंग के बारे में भी बताया है, जिसमें इन्होंने बताया है पार्ट के बारे में कि बच्चों को जो है किसी संकेत द्वारा, इशारों के द्वारा जो है उन्हें सिखाया जा सकता है, उनका हेल्प किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न में पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। यहाँ पे देखिए न आ गया है, तो ये नहीं होगा, गलत है। बल्कि बच्चे जो भी सवाल पूछे उनका जो है हल करने में उनका मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। और उन्होंने जो है जो पार्ट के बारे में बताया है वो हेल्प ही होता है इसका एक्चुअल मीनिंग। जो भी जहाँ भी बच्चों को कंफ्यूजन है वहाँ पे जो है उनका जो है हेल्प किया जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा। बच्चे उन बच्चों को संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ये भी नहीं होगा, जिनका बुद्धि लब्धांक से यहाँ पे नहीं मतलब है, बल्कि जो MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल जो अदर पर्सन होता है MKO, वे व्यक्ति जो है उस बच्चे को सिखा सकते हैं जिन्हें नहीं आ रहा है या किसी चीज में वो कमजोर हैं, तो MKO से सीख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने जो है ये कहा है कि MKO जो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति है जिसे जो है उस बच्चे से अधिक ज्ञान है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, ठीक है, छोटे हो या बड़े हो या किसी भी उम्र का हो, तो उससे वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो बुद्धि लब्धांक का इन्होंने बात नहीं की थी, ये गलत हो जाएगा। और देखिए सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल सही। इन्होंने जो है सहयोगात्मक समस्या को समाधान करने के लिए इनका जो है सिद्धांत इसी पर जो है, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देने वाला सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने जो है सहयोगात्मक समस्या समाधान का सिद्धांत दिया है। यानी कि बच्चे जो है किसी चीज को हल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें किसी चीज में दिक्कत आ रही है, तो उन्हें जो है स्कैफोल्डिंग के माध्यम से उन्हें जो है जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है वो जो है जोन ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट तक, ZPD तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। यानी कि जहाँ उसको दिक्कतें हैं उसको जो है आसान भाषा में समझा जाए, जहाँ उसको दिक्कतें हैं उसे जो है जो व्यक्ति अधिक जानकार है, वो चाहे वो अभिभावक हो, शिक्षक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, वो उसे सिखा सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट है चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो देखिए चिंतन जो होता है, चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में जो है कौन कौन से चरण आते हैं, आपको जो है इसे क्रमबद्ध करना है। तो आपके ऑप्शन है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका आता है पूर्व प्रक्रमण, ठीक है, पूर्व प्रक्रमण, और फिर आपका आता है श्रेणीकरण, ठीक है। उसके पश्चात आपका आ जाएगा प्रतिक्रिया चयन, फिर आपका आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, फिर प्रतिक्रिया का आप चयन करेंगे, कौन सी प्रतिक्रिया आपको देना है, और उसके पश्चात जो है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यानी कि आप प्रतिक्रिया को देंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4, 2, 1। यहाँ पे देखिए 4
माफ कीजिएगा 3 4 2 1, 3 पहले आएगा 4 फिर 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 2 1 4 में दिया गया है, ऑप्शन 4 ही करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो किस चीज से जो है वो ग्रसित है? ऑप्शन है शब्द जम्बलिंग विकार, डिस्लेक्सीमिया, ठीक है। कभी भी ऑप्शन जो है आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा यहाँ पे डिस्लेक्सीमिया दिया गया है, यहाँ पे डिस्मोर्फिया फीमिया दिया गया है, डिस्लेक्सिया यहाँ पे दिया गया है। तो करेक्ट इसका आपको पता ही होगा, डिस्लेक्सिया होगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे सिमिलर वर्ड दिया गया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज होकर जल्दबाजी में हो सकता है आप सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट कर दें। तो एग्जाम में आपको ध्यान देना है, सिमिलर वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको ध्यान पूर्वक जो है करेक्ट आंसर लगानी है। तो देखिए जो बच्चा जो है 100 को जो है आवाज लिख देता है या आवाज प्रोनाउंस कर देता है पढ़ते समय, ठीक है। न्यूक्लियर को अनक्लियर, क्योंकि वो जो है स्पेलिंग को जो है मिसमैच वहाँ पे हो जाती है, उसको कंफ्यूजन होती है। सेम सेम स्पेलिंग है, हालांकि इधर उधर है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को जो है कंफ्यूजन होता है। तो एक प्रकार की विकार होती है जिसे पढ़ने से संबंधित, जिसे विकार हम कहते हैं डिस्लेक्सिया, ठीक है। तो डिस्लेक्सिया इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 डिस्लेक्सिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। तो देखिए सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यता क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन आप पहले देख लेंगे। लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। तो ये क्या जो है लैंगिक रूप से देखा जाता है कि सीखने संबंधी निर्योग्यता, यानी कि जो है सीखने में जो है जिससे कठिनाई है, ये लड़का और लड़की से जो है यानी कि जेंडर से जो है इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत ही है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। क्या जो है आप स्थान इस पर डिपेंड करता है, स्थान पर ये डिपेंड करता है कि आप में जो है सीखने की कितना योग्यता है, बिल्कुल भी नहीं है। गांव के बच्चे आजकल IAS बन रहे हैं और जो है शहर के भी बहुत सारे बच्चे बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि विशेष किसी स्थान के कारण से, यानी कि शहरी क्षेत्र के कारण से या ग्रामीण क्षेत्र के कारण से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो उस पर जो है स्थान डिपेंडेंट, माफ कीजिएगा, स्थान से संबंधित जो है निर्योग्यता नहीं होती है, बल्कि जो है उनमें जो है क्या कैपेबिलिटी है, उनकी योग्यता जो है वो निर्धारित नहीं करती है। तो स्थान निर्धारित नहीं करती है योग्यता को, ये भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखिए। तो देखिए उन बच्चों में पाई जाती है विशेष जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो देखिए इस प्रकार की निर्योग्यता जो है, सीखने से संबंधित निर्योग्यता उन बच्चों में पाई जाती है जो पैतृक अभिभावक उनके जो है जेनेटिकली जो है ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो है आनुवंशिक रूप से जो है उनमें जो है ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 सही है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देखिए विद्यालय में जो है नियमित उपस्थिति के लिए जो बच्चे जो है वंचित वर्ग के हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए किन कदमों को उठाया जा सकता है? तो इसमें से ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। तो क्या कानून बनाने से जो है बच्चे नियमित रूप से जो है स्कूल आना शुरू कर देंगे? नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। और देखिए विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। तो देखिए जैसे कि मतलब कोई व्यक्ति को नियुक्त किया गया, वो जो है बच्चों को रोज जाकर उनके घर से जो है स्कूल लेकर आ रहा है। क्या ऐसा करना चाहिए? बच्चे को जो है, देखिए बच्चे तभी स्कूल आते हैं जब उनको इंटरेस्ट हो, ठीक है। और दूसरा बात यहाँ पे जो है एक्चुअल में बात हो रही है जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनकी, तो वही बच्चे, उन बच्चों को स्कूल लाने के लिए जो है उनकी अनुसार से जो है सुविधा दिया जाएगा, ठीक है। और
यदि विद्यालय दूर है तो उस एरिया में स्कूल खोला जाएगा, ठीक है। तो ये सभी से जो है हो सकता है, ठीक है, कि वो जो है स्कूल आना शुरू कर दे। तो यहाँ पे देखिए ये भी नहीं होगा। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, ये भी नहीं होगा। पैसा देकर आप किसी बच्चे को जो है स्कूल आने के लिए प्रेरणा नहीं दे सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आवासीय विद्यालय खोलना, देखिए आवासीय विद्यालय खोलने से क्या होगा कि उन्हें जो है अधिक दूरी जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें जो है आसानी से शिक्षा मिल सकेगा, ठीक है। तो ऐसे होगा तो वे जो है आसानी से पढ़ सकेंगे और नियमित रूप से वो विद्यालय भी आएंगे। तो आवासीय विद्यालय खोलना एक बढ़िया जो है तरीका हो सकता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है? पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना, और देखिए संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो देखिए इसमें करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार से जो ये जो हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। लिंग भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है कि शिक्षक द्वारा जो उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार का जो है अधिसंज्ञान करना, ठीक है। यानी बच्चे जो है मान लीजिए उनके परिवार बच्चों को विभिन्न परिवारों में जो है अनेक उनको जो है सिखाया जाता है कि जैसे कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते, लड़कियों को जो है गाना में वो अच्छी होते हैं, लड़कियां जो है गाने में अच्छी होती हैं, घर के कामों में अच्छी होते हैं, लड़का जो है बाहर के कामों के लिए बना है, वो लड़का जो है पैसा कमाने के लिए बना है। ये सभी जो मानसिकताएँ होती हैं इन सभी को दूर शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। शिक्षक जो है ये सभी यदि बिहेवियर बच्चों में दिख रहा है, लिंग भेदभाव के जो व्यवहार दिख रहे हैं, इन्हें जो है वो ध्यान में रख सकते हैं और इन्हें सुधार करने के लिए विभिन्न कदम को उठा सकते हैं। तो अदर ऑप्शंस की यदि बात करें तो जैसे कि है यहाँ पे पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करने से लिंग भेदभाव खत्म नहीं हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाने से और सख्ती से पालन करने से नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, आप संगीत प्रतियोगिता में लड़का या लड़की किन्हीं को भी चूज करिए, लेकिन वहाँ पे जो है जो टैलेंटेड है उसको अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, ना कि लड़का लड़की के यानी कि जेंडर भेदभाव के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4 ही सही है, ठीक है। उनके व्यवहारों को अधिसंज्ञान लेना, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो देखिए सह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए यहाँ पे सह शैक्षणिक क्षेत्र की यदि बात करें तो इसमें जो है नागरिक व्यवहार, नेतृत्व करना, ठीक है, ये सभी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। और यदि शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें तो शैक्षणिक क्षेत्र के शैक्षणिक निष्पादन में जो है आपका आ जाएगा अनुसंधान करना, शिक्षण करना, छात्रों की सीखने की क्षमता जो है उसका विकास करना, ठीक है, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि सह शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो ऑप्शन है वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या हास्याकृति विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव का नीति का अनुगमन करता है। बिल्कुल भी नहीं, गलत है, ठीक है। या सार्वभौमिक धारण रिटेंशन को सुनिश्चित करता है, नहीं। या हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 पे आएंगे। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश जरूर होना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, सामग्री का चयन करते समय, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है विद्यार्थी समावेशन, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्कार, अन्य शिक्षकों समावेशन। तो यहाँ पे जो है देखिए क्या करेक्ट होगा, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का, ठीक है, समावेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है।
विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी की सभी गतिविधियां जो है क्या क्या उसने जो है पूरे साल में किया, ठीक है, उसका जो है क्या क्या एक्टिविटी रहा, किस चीज़ में उसका रुचि रहा, किन चीज़ों में जो है वो आगे है, किन चीज़ों में जो है वो कमज़ोर है, इन सभी चीज़ों का ओवरऑल जो है उसका जो है डिस्कशन, यानी कि ओवरऑल जो है उसका जो है रिकॉर्ड जो है पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है। तो पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 ही इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 14 है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो देखिए, जो वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन, परिहार, अभिविन्यास, कार्य परिहार, अभिविन्यास, नैपुणता, अभिविन्यास, निष्पादन, उपागम विन्यास, अभिविन्यास। तो देखिए, जो शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की जो है हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है परफॉर्मेंस करने का, और यानी कि निष्पादन और उपागम अभिविन्यास उनमें होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो देखिए, शिक्षक डैश के अलावा यानी कि किस चीज़ के अलावा जो है निम्नलिखित सभी को करते हुए, यानी ये अदर एक्टिविटी जो भी इसमें ऑप्शंस में दिए गए हैं उसको कर सकता है, लेकिन किसके कौन सा जो है ऐसा एक्टिविटी है जिसे शिक्षक को नहीं करना चाहिए वो आपको इस प्रश्न में चुनना होगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में के अलावा दिखे तो आपको नेगेटिव ऑप्शन को चूज करना रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आते हैं ऑप्शंस देख लेते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। तो देखिए, यदि कोई विद्यार्थी है वो स्वयं से कुछ कार्य करने के प्रयास कर रहा है तो वो जो है उसके लिए नया ही होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो पूरा तरह से उसमें परिपक्व नहीं होता है, पूरा तरह से उस चीज़ को नहीं जानता है, वो नए चीज़ों को जो है कोशिश कर रहा है अभी सीखने का। तो जब कोशिश कर रहा है तो एक शिक्षक जो है उससे अपेक्षा करेगा कि परिपूर्णता से वो कार्य करे, ठीक है। तो ये गलत होता है, ठीक है। बल्कि वो जो है जितना कर रहा है उतना ही का जो है उसका जो है वहाँ पे बड़ाई करना चाहिए, उसका जो है और उसका जो है तारीफ करना चाहिए ताकि वो और आगे उसमें बढ़ सके, ठीक है। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो ये सभी जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन जो है वो 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डैश के अलावा कहा गया है, तो ऑप्शन 1 के अलावा जो है निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। तो अंतर विषय अनुदेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। अंतर विषय शिक्षण या अनुदेशन की यदि बात करें तो इसमें जो है किसी एक विषय को जो है अनेक दृष्टिकोणों से सीखने की अवधारणा जो होती है इसे ही हम अंतर विषय शिक्षण कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या लाभ होता है ये देख लेते हैं। ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने का अवसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन तो सही दिख रहा है, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। लेकिन प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षक के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो ये नहीं होगा, ये गलत है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए, इसका जो है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो अंतर विषय अनुदेशन होती है इसका सर्वोत्कृष्ट लाभ यानी कि इसका सबसे अच्छा लाभ यह होता है कि किसी एक जो है विषय को अनेक दृष्टिकोण से जो है इसमें अनुप्रयोग करना, अनेक दृष्टिकोण से देखना जो है ये इसका लाभ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में देखिए, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में, ठीक है, अनेक संदर्भों में, बहु संदर्भों में इसका अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 ही इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित
की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी कि किसके सिवाय, यहाँ पे देखिए सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सिवाय, ठीक है। तो सिवाय यानी कि आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन इसमें सर्च करनी है। तो देखिए पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पृथक्करण, ठीक है, ये जो है यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आपको दिख रही होगी, नेगेटिव टैग वर्ड, जिसमें आप कह सकते हैं सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है लेकिन पृथक्करण की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो क्योंकि सिवाय है तो आपको जो है नेगेटिव वर्ड को ही खोजना था, पृथक्करण यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। देखिए उपागम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, समस्या समाधान उपागम यानी कि समस्या समाधान का तरीका का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। उपागम यानी कि तरीका, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या समाधान विशेष समाधान तरीका का जो है विशेष चिन्ह है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। क्या सही उत्तर प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका होता है? बिल्कुल भी नहीं, अनेक तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। कभी भी आपको किसी भी ऑप्शन में केवल वर्ड दिखे तो आप इसे समझ जाइएगा ये जो है नेगेटिव टैग वर्ड होती है, ठीक है। तो यदि आपको लंबे ऑप्शन को पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो आप टैग वर्ड्स को देखने का प्रयास करें जहाँ पे आपको टैग वर्ड्स दिखेंगे, जैसे कि केवल हो गया, नहीं है, तो ये सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, बिल्कुल भी नहीं। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। समस्या मौलिक होती है, तो समस्या जो है मौलिक होती है, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ठीक है। यानी कि समस्या जो है, जो भी समस्या है उसी में उसका जो है सॉल्यूशन छुपा हुआ रहता है, इसके कहने का मतलब, ठीक है। तो समस्या कथन में जो है संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो देखिए नर्सरी कक्षा से जो है शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा विषय कौन सा हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, ठीक है। तो देखिए छोटे बच्चे आते हैं नर्सरी क्लास में, आप देखते हैं लगभग जो है आपको 2 वर्ष से बच्चे या 3 वर्ष से आप कह सकते हैं, ठीक है। 3 वर्ष के ऊपर के बच्चे जो हैं आपको नर्सरी क्लास में देखने को मिलेंगे। 3 से 5 वर्ष के बच्चे जो हैं, यहाँ पे देखिए नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए जो है सबसे अच्छा विषय हो जाएगा मेरा परिवार, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने परिवार के बीच में ही रहते हैं। छोटे बच्चे जो हैं अधिकतर अपने परिवार के संरक्षण में ही रहते हैं, परिवार से ही जो है वो सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी से कैसे व्यवहार करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सही है, क्या गलत है, बचपन में जो सीखते हैं वो सभी बच्चे जो है अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो परिवार से जो है यदि शुरुआत किया जाता है, इस विषय वस्तु को चुना जाता है, तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। वो जानते हैं कि मेरे परिवार में ये सदस्य हैं, ये पापा हैं, मम्मी है, दीदी है, भैया हैं, दादाजी हैं, दादी माँ हैं, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो यदि इन सब चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं चीज़ है, तो इसलिए उनको जो है परिवार से संबंधित ऑलरेडी नॉलेज है। तो आप इस प्रकरण से जो है उन्हें स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, तो उनको एक इंटरेस्ट जगेगी, वो जो है पढ़ने के लिए और जो है उनका जो है मन लगेगा। यदि ऐसा चीज़ों को आप पढ़ाने के लिए चूज कर दें जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, तो बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। खुद बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है, वो तो वाला छोटे से बच्चे हैं, ठीक है। तो मेरा परिवार सबसे अच्छा यहाँ पे विषय वस्तु हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को। तो देखिए प्राथमिक कक्षा में जो है सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न में पूछा गया था
कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या वो जो है समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने के लिए अनुमति देंगे, तो ये क्या समानता को वहाँ पे होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ये एकदम से जो है भेदभाव वाली काम यहाँ पे हो जाएगी। एक शिक्षक जो है यदि भेदभाव करेंगे तो समाज तो उसी तरफ बन ही जाएगा, ठीक है। तो बल्कि जो समाज में जो पहले से चली आ रही जो मितव्ययी है, इनको दूर करने के लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए कि ये जो है जाति आधारित भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव है, इन सभी को जो है बिल्कुल भी क्लासरूम में के इन्वायरमेंट में, वातावरण में शामिल नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से समूह गतिविधि कराएंगे तो ये गलत होगा। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुननी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली यदि कहानी सुनने से सिर्फ जो है सकारात्मक वातावरण वहाँ पे निर्मित नहीं हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन पॉजिटिव है, सकारात्मक अंत वाले बच्चों को कहानी सुनाने से वो जो है सकारात्मक चीज़ों को सीखेंगे, अच्छी बात है। सब कुछ उन्हें सिखाना ज़रूरी होता है, सकारात्मक नकारात्मक अंत वाली कहानियाँ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वातावरण, कक्षा के वातावरण की बात हो रही है निर्मित करने के लिए, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सुइटेबल नहीं होगा, ठीक है। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। क्या बच्चा को जो है अभिवादन करने से सकारात्मक वातावरण कक्षा में बनेगी? नहीं। तो एक शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए, ठीक है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई बच्चा अमीर हो सकता है, कोई बच्चा गरीब हो सकता है, कोई बच्चा जो है समाज में पिछड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो उस आधार पर विभेद नहीं करना है और प्रत्येक बच्चे को जो है उन्हें जो है समान रूप से लेना है और प्रत्येक बच्चे के लिए जो है उनको विकास के लिए, उनके भविष्य के विकास के लिए जो है समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 4 ही राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे जो है कोई भी कार्य करते समय बहुत सारी त्रुटियां करते हैं, ठीक है। तो एक बात आप पहले ही ध्यान में रख लें कि बच्चा जो है यदि त्रुटियां करे तो उन्हें डांटना नहीं है, पीटना नहीं है, उन्हें जो है कुछ भी जो है दंडनीय यानी कि दंड नहीं देना है, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है, यदि वो त्रुटि कर रहे हैं तो सबसे पहले तो है उन्हें हेल्प करना है, वहाँ पे सुधार करना है, उनको जो है बताना कि ये इस तरह से नहीं होगा, ये इस तरह से होगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने जो है, छोटे बच्चे हैं, वो बी को जो है वो डी लिख रहा है, तो उसको समझाना होगा आपको कि बी जो है ऐसा होता है, ये जो आप लिख रहे हैं ये डी है, ऐसा नहीं लिखिए, बी ऐसा लिखिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल देकर आप कुछ उसका जो है जहाँ पे भी वो गलती कर रहा है उस पार्टिकुलर चीज़ पर जो है ध्यान उसका केंद्रित कराकर उसको बताना कि ये ऐसे होता है, तो हमेशा के लिए वो याद कर लेगा। जैसे कि होता है ना, एक शिक्षक जो है, हम लोग को भी, जैसे हम लोग छोटे छोटे क्लास में पढ़ते थे लोग, तो कुछ शिक्षक बताते थे तो वो बहुत दिनों तक हम लोग को याद हो जाता था। तो इसी प्रकार से है, इसी प्रकार से होती है उनके साथ भी। तो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षक आप हैं तो आपका भी वही दायित्व बनता है कि बच्चे यदि गलती करें तो उनका सुधार आप करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए पहले ही दिया गया कि नहीं देना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि ध्यान जो है नहीं देना चाहिए, तो नहीं दिखते ही मैंने आपको बताया कि नेगेटिव टैग वर्ड है, आप इस ऑप्शन को काट लेंगे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी है कि अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। पाठ्यक्रम पूरा करना मकसद नहीं होता है, मेन मकसद होता है कि बच्चा ने सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। क्योंकि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है। यदि बच्चे जो हैं कुछ आपसे सीख गए तो वही आप जो है अपने कार्य में सफल हो गए एक शिक्षक के रूप में, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो देखिए त्रुटि को सुधारने में जो है क्या होगा कि बहुत अधिक समय लगेगा और इसे जो है शिक्षक थक जाएंगे, तो इसलिए वो सुधार नहीं करना चाहिए। तो ये भी नहीं है, गलत है ये भी, ठीक है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो यानी कि जो है शिक्षक खुद से माफ़ कीजिएगा, बच्चे खुद से सुधार सकते हैं। इसके लिए जो है शिक्षक को तुरंत उन्हें नहीं बताना चाहिए कि ये जो है आप गलती कर रहे हैं, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये नहीं बताना चाहिए, क्या ये ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है।
यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि यदि त्रुटि को जो है आप सुधार नहीं पा रहे हैं और आप जो है आपसे बच्चा ने यदि कुछ सीखा नहीं तो आपका शिक्षक होना जो है असफल रह जाएगा। और यदि आपसे बच्चा कुछ सीख गया तो वो आपका जो है आप एक शिक्षक के कार्य में जो शिक्षा देने के आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल हो गए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी दिया गया है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियां को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा, मोनिका जो गणित की शिक्षिका हैं राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वो अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वो, तो देखिए मोनिका एक गणित की शिक्षिका है। उन्होंने एक बच्चे को उठाया जिसका नाम था राधिका। ठीक है, राधिका से जो है उन्होंने प्रश्न पूछा। राधिका जो है उत्तर देने में असमर्थ रही, यानी कि उसने जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं वो बता पाई। ठीक है, उसके पश्चात उन्होंने यानी कि मोनिका जो है शिक्षिका है, इन्होंने मोहन को उठाया, उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा और लेकिन मोहन भी जो है उसने कोशिश किया लेकिन वो जो है उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा था, यानी वो भी उत्तर जो है नहीं बता पा रहा था। ठीक है, तो वो अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है, यानी कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो उसको आसान भाषा में उसने बदल दिया। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए ऑप्शन है, अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई हैं। क्या मोनिका अपने सवालों के प्रति जो है घबरा गई हैं जो शिक्षिका है? नहीं, गलत है। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। तो देखिए ये हो सकता है क्योंकि वो जब उन्होंने जो है राधिका से प्रश्न किया, जो लड़की थी उनका प्रश्न को उन्होंने जो है आसान बनाने का कोशिश नहीं किया, उन्होंने अपने शब्दों में बदलाव नहीं किए। लेकिन जब उन्होंने मोहन से क्वेश्चन पूछा तो जब वो बताने के लिए संघर्ष कर रहा था उस समय उन्होंने जो है शब्दों को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। तो ये हो सकता है। अदर पे ऑप्शन देख लेते हैं। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, नहीं, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेकंड ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार से यही सही है। मोहन का पक्ष लेकर जो है लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं क्योंकि उन्होंने जो है मोहन के प्रश्नों को आसान बनाने का प्रयास किया, वहीं पे उन्होंने राधिका के प्रश्नों को जो है उन्होंने आसान बनाने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे भेदभाव हुआ और करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन 23 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो देखिए ऑप्शन है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। तो एक सशक्त विद्यालय जो है अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? क्या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, स्मृति को, या अनुशासित स्वभाव को? तो इसमें देखिए करेक्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए ये आती है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है खास करके ये CDP के क्वेश्चन नहीं है, देखा जाए तो ये जो है हिंदी पेडागोजी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो इकाई होती है भाषा का वो होती है स्वनिम। ठीक है, याद रखेंगे स्वनिम। ठीक है, सबसे भाषा के अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वनिम। ठीक है, ऑप्शन 1 ही राइट है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो बुद्धि लब्धांक जो है किससे संबंधित होते हैं? बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ये जो है शैक्षणिक निष्पादन से, शैक्षणिक जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है इससे किस तरह से संबंधित होते हैं? तो उच्च रूप से। ठीक है, उच्च रूप से यह संबंधित होते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। यदि बच्चा का जो है बुद्धि लब्धांक जो है उच्च है तो वो जो है उसका परफॉर्मेंस एजुकेशन में अच्छा दिखेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित
निहितार्थ देता है सिवाय, देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत जो है निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, तो बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पे देखिए क्या देता है, ऑप्शन से आपके संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, बताती है कि जो संवेगात्मक बुद्धि है बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है या विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत का जो है निहितार्थ, ठीक है, यहाँ पे देता है सिवाय बोला गया है। ठीक है, तो किसके अलावा, ठीक है, किसके अलावा जो है ये सभी सिद्धांत देते हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, तो ये आपका जो है ये सिद्धांत देती है। ठीक है, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। किसी एक व्यक्ति द्वारा ही सिर्फ थोड़ी ही ना किया जाता है, तो इसके सिवाय यही सही होगा। इसमें विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत में जो है ये नहीं आएगा आपका कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है, ये आपका नहीं होगा, यानी कि इसके सिवाय। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 27, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। तो देखिए सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैली होगा यहाँ पे। ठीक है, अधिगम शैलियाँ होगा, अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो देखिए सीखने के लिए जो आकलन है इसमें जो है विद्यार्थियों की त्रुटियाँ देखी जाती हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ देखी जाती हैं, विद्यार्थियों की क्षमताएं देखी जाती हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता क्या है इसको जो है ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 28 है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। ठीक है, यानी कि जुड़वा भाई हैं, दोनों भाइयों को जो है एक जो है अमीर घर में चला गया और एक जो है निर्धन परिवार यानी कि गरीब घर में चला गया। ठीक है, एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो देखिए एक बच्चा जो है अमीर परिवार में पल बढ़ रहा है और एक बच्चा जो है गरीब परिवार में पल बढ़ रहा है और दोनों जो है जुड़वा भाई है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है उनका जो है बुद्धि लब्धांक क्या होगा 1 साल के बाद पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस हैं, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। क्या जो गरीब घर का लड़का है वो अधिक अंक प्राप्त करेगा अपने एग्जाम में। दूसरा है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तीसरा है आपका निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तो देखिए आपको आंसर पता चल ही क्या होगा, इसमें क्या होगा कि देखिए तो धनी होना यानी कि अमीर होना, गरीब होना, ये आपका जो है अंक लाने पर जो है ये कोई प्रभाव नहीं डालता है। डिपेंड करता है कि बच्चा ने जो है किस तरह से पढ़ा, किस तरह से जो है कितना उसने मेहनत किया। ठीक है, ये सभी चीज़ें फैक्टर जो है इसमें इफेक्ट डालती है। ये नहीं है कि आप कि जो बच्चा जो है वो धनी परिवार में पल रहा है, अच्छे अच्छे चीज़ें खा रहे हैं, या फिर जो गरीब परिवार का है उसे जो है सूखा रोटी मिल रही है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अच्छा कपड़ा पहनने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें जो है ये धनी होना यानी कि पैसा, सिंपल सीधी आप बात कहें तो पैसा जो इसमें कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आपको पता चल ही गया होगा, ऑप्शन सेकेंड होगा कि इसमें जो है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, भले वो किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, उसका जो है लेवल जो है
इकोनॉमिकल लेवल जो है कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो सीखने के लिए अधिकतम रूप से कौन सा अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। आपने जो है या तो बहुत सरल लक्ष्य को प्राप्त किया, चूज किया, या फिर आपने जो है कठिन लक्ष्य को चूज किया। क्या इससे जो है प्रेरणा मिलेगी सीखने के लिए? नहीं, ये गलत हो जाएगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि बिल्कुल सही है। यदि जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, जिन चीज़ों में बच्चा का इंटरेस्ट है, उसने उस चीज़ को चुना है, उस लक्ष्य को जो है वो प्राप्त करना चाहता है, तो किसी भी जो है हाल में प्राप्त कर ही लेगा। ठीक है, तो यानी कि उसका जो है व्यक्तिगत एक संतुष्टि होना चाहिए। जैसे आप अभी टीचर बनना चाह रहे हैं, आपके अंदर जो है एक संतुष्टि होना चाहिए, मुझे जो है शिक्षक ही बनना है, मुझे जो है आगे इतना मेहनत करके जो है मुझे शिक्षक बन ही जाना है, और आप जो है इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आप जो है अंदर से एकदम से जो है खुश हैं कि मैं एक दिन एक शिक्षक बनूंगा या बनूंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को लिए जो है आप इंटरेस्टेड हैं, आप जो है अपने लक्ष्य से संतुष्ट हैं, तभी जाकर जो है आप सीखने के लिए जो है अभिप्रेरित हैं। यानी जो है आपको कोई भी जो है बाह्य मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ही होगा। ठीक है, बाह्य कारक नहीं होगा और सफलता से बचने के लिए भी प्रेरणा नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड ही सही है। तो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये होगा क्वेश्चन 30। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी? तो देखिए ऑप्शन से 15, 12, 8, 14। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, बुद्धि लब्धि को निकालने के लिए, और यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया मानसिक आयु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो है वो है बुद्धि लब्धि का आप लगाएंगे, बुद्धि लब्धि b समझ लीजिए इक्वल्स टू जो है आपका मानसिक आयु जो है m, और अपन वास्तविक आयु जो रियल आयु है उनका, और इंटू 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मानसिक आयु अपन रियल आयु इंटू 100। ठीक है, तो मानसिक आयु m को हम लोग को निकालना है, रियल आयु जो है वो कितना है 16 है, और बुद्धि लब्धांक यहाँ पे दिया गया है आपका 75। ठीक है, तो 75 यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 75 इंटू 16 अपन 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख लेंगे यहाँ पे 75 इंटू 16 अपन 100, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 वर्ष आपका आ जाएगा। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 12 वर्ष। तो ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया, यानी कि सेकेंड में दिया गया है। तो देखिए हमने जो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता, देखिए यहाँ पे करना दिया गया है, एक्चुअली में करता होना चाहिए। ठीक है, करता है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है इसमें जो है कोई भी संकल्पना है उसको जो है स्पष्ट करने के लिए, यानी कोई भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उसको स्पष्ट तरीके से बच्चों को समझाने के लिए जो है आप कहानी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। तो इसका प्रयोग करने से उनको जो है किस प्रकार से जो है बच्चों को सहायता करता है, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो आपके ऑप्शंस देखिए हैं, ऑप्शन है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकेंड। सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है ऑप्शन सेकेंड। इससे जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान यदि शिक्षक या शिक्षिका विभिन्न कहानी और कथाओं का प्रयोग करती हैं तो इससे जो है बच्चों को जो है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता में जो है उनकी बढ़ावा मिलेगी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है,
सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने जो है ये सिद्धांत दिया था कि जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, एमक्यू है, ये व्यक्ति जो है, जो बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जो उनके जितना जो है टैलेंटेड नहीं है, उनके जितना जानकार नहीं है, उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें जो है हेल्प कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी, यानी कि जो बच्चे जो हैं पहले से पढ़ रहे हैं और जो है दक्ष हैं, ठीक है, ये विद्यार्थी जो है छोटे बच्चे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो इससे क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है समूह में द्वंद्व होगा, गहन प्रतियोगिता होगा, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, उच्च नैतिक विकास होगा। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे जानकार हैं, जो दक्ष हैं, वे दूसरे बच्चों को सिखाएंगे, जो उनके जो है जो कमजोर बच्चे हैं या कम कुशल बच्चे हैं उनको सिखाएंगे। तो इससे जो है बच्चों की उच्च उपलब्धि होगी और स्वगरिमा बढ़ेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो देखिए सीमा जो है प्रत्येक पाठ को कैसे समझ लेती है? रटकर तुरंत वो सीख लेती है। ठीक है, और जबकि लीना जो है उसको समझाने के लिए जो है चर्चा करना रहता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ही जो है वो पाठ को समझ सकती है। तो यह जो है डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। किसके विकासात्मक सिद्धांत की यह संकेत करता है? तो आपके ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतः संबंध, वैयक्तिक भिन्नता। तो देखिए इसका जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नताओं का। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, सबका अपना अपना जो है सीखने का तरीका होता है। कोई जल्दी से सीख जाता है, कोई किसी को सीखने में बहुत देर लगता है। ठीक है, और कोई किसी तरीके से सीखता है, कोई दूसरे तरीके से सीखता है, यानी कि विभिन्न उपागम का जो है प्रयोग किया जाना रहता है। तो व्यक्तिक भिन्नताओं को जो है ये संकेत कर रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा व्यक्तिक भिन्नताओं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो ऑप्शन 1 ही इसमें सही होगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है यह मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, हैजा ये नहीं फैलती है, और हैजा यहाँ पे भी दिया गया है। मियादी बुखार जो है नहीं फैलती है। ठीक है, तो ये तीनों गलत है। ऑप्शन 1 इसमें राइट हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अगला है क्वेश्चन 65, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। क्वेश्चन 65 है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, हमारे देश में जो है 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बिल्कुल सही बात है, जो नाग है, कोबरा जो है, ये जहरीले सांपों का एक प्रकार है। और जो 4 सांप है उसमें से जो है जहरीले सांप में एक तो ये हो गया किंग कोबरा। ठीक है, दूसरा है रसल वाइपर, तीसरा है स्केल्ड वाइपर और क्रोमनक्रीट। ठीक है, ये 4 तरह के जहरीले सांप जो है भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, और नाग कोबरा एक जहरीले सांप है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। नहीं, जहरीले सांप के जो है 2 खोखले दांत होते हैं, तो ये गलत हो गया। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, सांप के कांटे की दवाई जो है सांप के जहर से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी एक गलत ऑप्शन है और सही कथन चुनने के लिए कहा गया है। तो ए, बी और डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ए, बी, डी है आपके ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है यहाँ पे पेट्रोलियम की होना चाहिए था। ठीक है, पेट्रोलियम की जो है सही अभिलक्षण चुनिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, पेट्रोलियम कैसी होती है? अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। क्या ये जो है अच्छी गंध का होती है? नहीं,
ठीक है। बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल होता है। क्या इसमें गंध नहीं होता है? नहीं, ये भी गलत है। बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बिल्कुल सही है। ये जो है बदबूदार होती है, इसमें जो है गंध होती है, गाढ़ा भी होती है और गहरे रंग का जो है ये तेल होता है, ठीक है। और बदबूदार पतला और पीला द्रव, पतला नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। पेट्रोलियम जो है बदबूदार होती है, गाढ़ा होती है और गहरे रंग का ये तेल होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो देखिए मधुबनी चित्रकला जो है बिहार की मिथिला चित्र का बहुत ही फेमस चित्रकला है और ये जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है चित्रकला है। और मधुबनी चित्र को बनाने के लिए जो है प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं क्या क्या। सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट है, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग है, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट है। तो देखिए जो मधुबनी पेंटिंग जो है ये जैसा कि मैंने आपसे बताया कि प्राकृतिक चीजों से जो है ये पेंटिंग बनाए जाते हैं। तो पीसे हुए चावल के रंगीन घोल से जो है इसे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 2। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित जो है ये विकार है, मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है बोलने और सुनने, पढ़ने, सुनने और बोलने। तो देखिए जो पढ़ने से संबंधित जो विकार है उसे हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। डिसलेक्सिया नामक जो है ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये जो है एक विकार है, ठीक है। एक प्रकार की समस्या है जो लगभग जो है बच्चों में ये पाई जाती है। स्कूल में आप देखते हैं कि छोटे बच्चे जो है वो आज को 100 पढ़ लेते हैं, बी को डी लिखते हैं। ये उल्टा लिखने का जो उनका आदत होती है। पढ़ने के समय में जो है एक सेंटेंस को नहीं पढ़ पाना, जैसे आई एम अ गर्ल एक सेंटेंस है तो कोई बच्चा जो है ये लगातार इसको पढ़ने में असमर्थ होता है, तो वो जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 पढ़ने में, ठीक है। पढ़ने से संबंधित ये समस्या है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में जो है अभ्यास एवं गतिविधियों को क्या प्रकरणों में अंतनिर्मित रूप में या पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, पाठ के अंत में। तो अभ्यास और गतिविधियां जो है हम अक्सर देखते हैं किताबों के जो पाठ होती है उसके अंत में दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो है किस प्रकार से इसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रकरणों के अंत निर्मित में, ठीक है। प्रकरणों के अंत निर्मित में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपके ऑप्शन है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होते हैं उन्हें जो है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो है गतिविधियां का आयोजन करना, साथ में जो है विभिन्न प्रकार के प्रयोग, जैसे कि अंकुरन चैप्टर को यदि पढ़ाना है तो वो जो है बच्चों को कह सकते हैं उसका जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि बीज को जो है कुछ दिनों तक जो बीज को सबसे पहले तो है पानी में डालकर उसको फुलाने के लिए, उसके पश्चात जो है उसको अंकुरन के लिए जो है एक गीला कपड़ा में बांधने के लिए, ठीक है, गीला कपड़ा में सूती कपड़ा में रखकर उसको रख देने के लिए, उसके पश्चात जो है उसके में जो है क्या क्या चेंजेज आए इसका अवलोकन करने के लिए जो विधियां होती हैं उसे जो है ये प्रयोग के माध्यम से यदि शिक्षक सिखाते हैं तो बच्चे बहुत आसानी से सीखेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट द्वारा जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को जो है बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है यानी कि 1 to 5 के बच्चे हैं या 8 तक के जो बच्चे हैं इनका आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। तो आपके ऑप्शन है गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा पोर्टफोलियो, ठीक है। तो बच्चों का जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा शुरू से ही, जो है बच्चा जो है किस
पक्ष में जो है बहुत टैलेंटेड है, किस में जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, और उसके जो है जो कमजोर पक्ष हैं उनके सुधार के लिए जो है पोर्टफोलियो का रिकॉर्ड के अनुसार से जो है उस पर काम किया जाएगा। तो और आकलन की इसमें विशेषकर बात हो रही है, तो एडजस्टमेंट के लिए जो है बच्चों का पोर्टफोलियो द्वारा प्राथमिक स्तर के बच्चों का जो है आकलन करना सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026। ओके, आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 72 है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये। देखिए, एक शिक्षक जो है पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो है क्योंकि ये जो है आपके ऑप्शन से अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराता है, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल जो मीडिया जो है ये सब जो है दिखाने से जो है बच्चे क्या होंगे कि ऑडियो सुनने से, वीडियोस को देखने से उनका जो इंद्रियां हैं ये एक्टिव होंगे और उनका जो है कंसंट्रेशन और बढ़ेगा और बच्चे जो हैं ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इसलिए जो है एक शिक्षक जो है ये सभी बच्चों को जो है सिखाने के लिए, किसी भी चीज को, किसी भी चैप्टर को समझाने के लिए वो श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको पता चल ही गया होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का विधियां हैं। तो किसके अलावा पूछा गया है, यानी कौन सा जो विधि है जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कभी भी के अलावा, के सिवाय करके ऑप्शन में दिया गया हो, क्वेश्चन में दिया गया हो तो आप वहां पे ध्यान रखेंगे, नेगेटिव वाले ऑप्शंस को आपको सर्च करना होता है। तो देखिए ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान। तो कौन सा जो है विधि सही नहीं है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए, तो यह विधि हो जाएगा आपका व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। ठीक है, यानी कि जो लेक्चर विधि होती है, लेक्चर विधि जैसे क्लास में शिक्षक आए और उन्होंने जो है किसी टॉपिक पे लेक्चर दे दिया, बच्चे समझे या नहीं समझे, ठीक है, और वहाँ पे जो बस उनका पढ़ाने का यही काम था कि वो आकर लेक्चर दे दिए और अपना लेक्चर देकर चले गए। तो ये व्याख्यान विधि जो है अच्छा विधि नहीं माना जाता है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित शिक्षा के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। नेक्स्ट है फिर से सेम टाइप का प्रश्न है जो 73 में था, डैश के अलावा। ठीक है, बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। तो किसके अलावा जो है बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में सभी शामिल होते हैं। आपके ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, संस्कृति। तो इनमें से किसके अलावा जो है बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक जो है शामिल हैं, यानी कि बच्चे के विकास को आकार देने वाले कौन कौन से कारक हैं और कौन सा जो है नहीं है, वो आपको आंसर में देना है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा इसमें शारीरिक गठन। तो यदि शिक्षा की गुणवत्ता की बात करिए तो इससे जो है बच्चों का विकास होती है, पौष्टिकता से जो है बच्चों का शारीरिक विकास होती है, और संस्कृति से जो है उनका जो है नैतिक विकास, और साथ में जो है एक व्यवहारिक जो है उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो शारीरिक गठन जो है इसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इस पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 75 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। तो देखिए आप अक्सर मिलाते होंगे, जो शिक्षक जो होते हैं ये जो है जो बच्चों के पास ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में ज्ञान है और जो टॉपिक है उससे यदि रिलेटेड है, जो संकल्पना की यहाँ पे बात कर रही है
हो रही है, तो वहाँ पे जो है यदि रिलेटेड है तो वो जो है उससे जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि बच्चे जो है संकल्पना को आसानी से समझ सके, टॉपिक को अच्छे से और आसानी से समझ पाएँ, इसके लिए जो है वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है इसको जो उनके ज्ञान है उनसे जो है टॉपिक को जोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देता है। किस चीज़ को ये बढ़ावा देता है? आपके ऑप्शन से शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहज संबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिक भिन्नताओं। तो ये जो है ज्ञान का सहज संबंध एवं स्थानांतरण का जो है यह बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए हाँ, इससे जो है होगा क्या कि बच्चे जो है जो पिछले उनके पास जो भी ज्ञान है उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उनसे जो है वो जुड़ेंगे तो आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। यानी कि आप देखते हैं जो साइंस एग्जीबिशंस होते हैं विद्यालय में कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन जो है इसके उद्देश्य को स्पष्ट करता है, आपको वही चूज करना है। तो ऑप्शन है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। क्या साइंस एग्जीबिशन जो कराए जाते हैं विज्ञान प्रदर्शनी, जिसमें बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के विज्ञान से संबंधित चीजों को बनाकर जो है वहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हो गया कि वाटर साइकिल हो गया। ठीक है, ये सभी चीजें जो है दिखाने को वहाँ पे बच्चे प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इससे जो है क्या उद्देश्य इसका मुख्य क्या होता है? क्या विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अभिभावक को संतुष्ट करना, क्या इससे जो है अभिभावक आए और देखें कि मेरा बच्चा ने ये चीज बनाने के लिए मेरा बच्चा जो है काबिल है, क्या इससे जो है अभिभावक को संतुष्टि मिलेगी, या अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए ही जो है ये एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं विद्यालय में? ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, तो क्या व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कि विभिन्न व्यवसाय को बच्चे जो है सीख सकें, ऐसा कुछ है? नहीं, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, बच्चे जो है जब इस तरह के एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो विभिन्न चीजों को बनाते हैं तो सृजनशील बनते हैं, रचनात्मकता को जो है रचनात्मकता का उनमें विकास होती है और वे जो है नए नए चीजों को बारे में जानते हैं और बनाने के दौरान जो है वो बहुत सी चीजें देखते हैं और उनके दोस्त जो भी बनाकर लाए हैं उनसे भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो ये एग्जीबिशंस है, जो विज्ञान प्रदर्शनी है, इससे जो है बच्चे बहुत कुछ नए चीजों को सीखते हैं, नवीनता को सीखते हैं, सृजनशील बनते हैं, रचनात्मक बनते हैं। इसका उद्देश्य जो है यही होता है कि बच्चे सृजनशील बने, रचनात्मक बने। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। अगला है क्वेश्चन 77। कांसा ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो देखिए कांसा जो कि ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग जो है गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, इससे संबंधित सही कथन आपको चुनना है। तो देखिए ऑप्शन है कांसा तांबा यानी कि कॉपर और टीन की मिश्र धातु है, कांसा तांबा और प्लेटिनियम की मिश्र धातु है, कांसा एक तत्व है, कांसा तांबा कॉपर तथा जस्ता यानी कि जिंक की मिश्र धातु है। तो कांसा जो है किससे बनी होती है? बस सिंपल सी प्रश्न है ये। तो कांसा जो है ये बनी होती है कॉपर और टीन की। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा तांबा और टीन का ये मिश्र धातु है कांसा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। साइंस में बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जो है कांसा जो है क्या किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, मिश्रण होते हैं, तो ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, साइंस में भी आपने पढ़ा ही होगा। तो तांबा और टीन का ये मिश्र धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा की निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जो प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए, तो एक श्यामा जो है उसका जो है प्रदर्शन जो है परफॉर्मेंस जो है कक्षा में सबसे अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है,
विभिन्न कार्यों को जो कर रही है, प्रयोगात्मक कार्य है या प्रयोग कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो भी कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है, ठीक है, अच्छा परफॉर्म वो कर रही है। तो यहाँ पे देखिए उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, क्योंकि उसका जो कार्य है बहुत ही अच्छे हैं, तो इसके लिए जो है उसे जो है सृजनशील माना जा रहा है, ठीक है। इसलिए वो डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो किसके द्वारा जो है वो संकल्पना को सीख रही है? आपके ऑप्शन है अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन। तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन, ठीक है, ऑप्शन 1, क्योंकि वो जो है किसी भी संकल्पना को सीखने के लिए जो है अपसारी चिंतन करती है, यानी कि कोई एक समस्या है उसके लिए जो है अनेक हलों को ढूंढने का प्रयास करती है, अनेक तरह के आइडिया को क्रिएट करने की कोशिश करती है। वो जो है ऐसा नहीं कि किसी एक समस्या के लिए एक ही सॉल्यूशन ढूंढ लिया उसके पश्चात जो है वो रुक गई, बल्कि वो जो है नवीनता को जो है खोजती है, विभिन्न चीजों में जो है वो रिसर्च करती है, ठीक है। और यानी कि वो जो है एक ही समस्या का, एक ही टॉपिक को लेकर जो है बहुत से रिसर्च करती हैं, वो बहुत से जो है वो उससे उसका जो है गहन अध्ययन करती है, इसलिए जो है उसका परफॉर्मेंस बेटर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है। तो अलबरूनी किस देश से आया था, आपने पढ़ा है। अलबरूनी जो है ये आया था, ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये आया था उज्बेकिस्तान से, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1 उज्बेकिस्तान। अलबरूनी जो है भारत में आए थे उज्बेकिस्तान से, और ये आए थे मोहम्मद बिन गजनवी के साथ, ठीक है। और जो मोरक्को से आए थे वो आए थे इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आए थे, ठीक है। तो आपको ये पता ही होगा, तो करेक्ट हो जाएगा इसका उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है यहाँ पे नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं इस टेबल में स्टेशन का नाम दिया गया है, सूरत, वलसाड, भिवंडी रोड, मंडगांव, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने का समय दिया गया है, प्रस्थान का समय दिया है, दूरी दिया गया है और दिन दिया गया है, कितना दिन लगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो देखिए ये आपसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सूरत और मंडगांव, देखिए यहाँ पे सूरत है और यहाँ पे है मंडगांव, ठीक है। तो दोनों की जो है बीच की दूरी क्या है तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। सूरत जो है यहाँ पे जो है आप दूरी देख पा रहे हैं 530 किलोमीटर दिखा रहा है, और मंडगांव का दिखा रहा है 1509 किलोमीटर, ठीक है। तो 1509 माइनस 530 जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपका दूरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 979, ठीक है, 979 किलोमीटर जो है यहाँ पे दूरी है, ठीक है, इन दोनों के बीच, सूरत और मंडगांव के बीच। तो दूरी हम लोग का निकल गया। अब देखिए यहाँ पे टाइम पूछा गया है कि समय निकालना है, तो इस दूरी को तय करने में लगा कितना समय। तो समय देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे प्रस्थान के यहाँ से समय, क्योंकि यहाँ से जो है पहुंचने का समय हम नहीं देखेंगे, प्रस्थान का समय देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ये ट्रेन प्रस्थान किया है सूरत से 16:20 में, ठीक है। तो 16:20 में यहाँ पे देखिए 2 दिन लिखा हुआ है, तो मंडगांव पहुंचने में, ठीक है। तो 16:20 से जो है आप 24 घंटा में माइनस करते हैं इसको, तो आपका आ जाएगा 7 घंटा 40 मिनट, ठीक है। 7 घंटा 40 मिनट आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो 7 घंटा 40 मिनट, और ये पहुंचा कब है, यहाँ पे देखिए पहुंचने का समय है 7:35 मिनट। तो 7:35 मिनट यदि आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 और 35 जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका 75, 75 में जो है 15 हो जाएगा, 60 का 1 घंटा हो जाएगा, 7 + 7 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 + 7 14 प्लस, माफ करिएगा 14 + 1 15, ठीक है, 15। तो 15 घंटा 15 मिनट लगा है, ठीक है। 15 घंटा 15 मिनट समय आपका हो गया, और दूरी हो जाएगा आपका 979 किलोमीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया, 15 घंटा 15 मिनट, देखिए 3 में दिया गया है, 15 घंटा 15 मिनट टाइम लगा और 979 किलोमीटर लगा, ठीक है। 979 किलोमीटर दूरी है। नेक्स्ट है
एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित है। यह बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो देखिए यहाँ पर जो है जो शारीरिक या मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं वे जो है सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उपरोक्त पब्लिक स्कूल में से किसका अनुपालन करता है? तो आपको ये पता ही होगा, ये समावेशी शिक्षा का जो है अनुपालन कर रहा है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 समावेशी शिक्षा। और उनकी जो भी आवश्यकताओं को चीजें होते हैं उन्हें जो है विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि दृश्य श्रव्य सामग्री है या कोई भी अन्य ब्रेल लिपि है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 82 है हमारा। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं घर्षण का। तो इसमें जो है एक शिक्षिका है, उन्होंने घर्षण चैप्टर को बढ़ाने के लिए जो है इससे संबंधित विभिन्न उदाहरण दिए हैं और चर्चा किए हैं। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी घर्षण के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं 4। ठीक है, इसमें से आपको चूज करने हैं। नीचे देखिए कूट दिए गए हैं, कूट में से जो है आपको करेक्ट आंसर देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। तो हमारा जो है दैनिक जीवन का कार्य जो है लिखने का, तो ये जो है पेन और कॉपी के बीच जो घर्षण होती है, कागज के बीच जो घर्षण होती है उसी के कारण लिख पाते हैं, बिल्कुल सही है। हम फर्श पर हमारे पैरों के घर्षण के कारण चल पाते हैं, ये भी सही है। उधर व उधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, नहीं। यदि कोई चीज ऊपर फेंकी जा रही है तो वो जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वापस धरती पर आती है, ना कि घर्षण के कारण। ठीक है, तो ये तो गलत है। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए ए बी डी सही दिया गया है, सी गलत दिया गया है। तो ए बी डी ऑप्शन सेकेंड में है, डी ए बी दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। तो यहाँ पे देखिए एक पश्मीना शॉल को जो है डैश साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होता है। कितने स्वेटर के बराबर जो है ये गर्म होता है? तो पश्मीना शॉल जो है ये जो है पहाड़ी जो होते हैं, पहाड़ों में जो भेड़ पाए जाते हैं उन्हीं के ऊन से बनते हैं। उनका जो बाल होते हैं उसी का जो ऊन होता है उसी से बनते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही महंगा आती है। ठीक है, और ये जो है 6 स्वेटर के बराबर जो है ये गर्म करती है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग आपको लग रहा होगा। 6 स्वेटर आप पहन लीजिए, उसके बदले में एक ये पश्मीना शॉल ओढ़ लीजिए, आपका जो है काम बराबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 स्वेटर हो जाएगा। और देखिए तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु यहाँ पे क्या कहा गया? तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे एक पश्मीना शॉल लगभग 6 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? तो ये हो जाएगा आपका 250 घंटा। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे दिया गया है। देखिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 6 स्वेटर के बराबर ये काम करता है और 250 घंटा यानी कि 250 घंटा में जो है इसे जो है बुनकर तैयार किया जाता है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने की किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो देखिए सरिता जो है यहाँ पे विद्यार्थी है, इनकी जो शिक्षिका है उन्हें जो है सरिता को जो है विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल कर रही है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम को अनुगमन कर रही है? आपके ऑप्शन से प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना,
मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो होगा इसमें हो जाएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। ठीक है, क्योंकि वो समाज में जो चर्चा हो रही है, ठीक है, समूह चर्चा हो रही है और समूह परियोजना हो रही है, उसमें जो है वो शिक्षिका जो है सरिता को शामिल कर रही है, तो ये सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला है नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो देखिए नेपेंथिस जो है एक बड़ा पौधा होता है, इसके अंदर जो है और घड़े के जैसा जो इसका पत्ता के जैसा जो है एक शेप होता है, इसका ढक्कन होता है। ठीक है, और बड़ा सा जो है फूल टाइप का होता है, नेपेंथिस पौधा होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है चूहा वगैरह जब जाते हैं तो ये जो है क्या होता है कि इसी में जो है जाकर मर जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है फांस कर खा जाता है। ठीक है, इसके सुगंध से जो है विभिन्न जो है कीड़े मकोड़े इसके पास आते हैं और ये फांस लेता है उनको और खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। तो ये जो है पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, मेघालय में ये पाया जाता है। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए 4 चीजें दिए गए हैं, ये इसमें जो है चारों में भिन्न कौन सा है? ग्रीस, पेट्रोल, कोयला, पैराफिन, मोम। तो कौन सा जो है अलग है? तो ये इसमें हो जाएगा कोयला जो है ये अलग है। ठीक है, ग्रीस, पेट्रोल, पैराफिन, मोम ये जो है सेम है लगभग, और कोयला जो है इन चारों में डिफरेंट है। नेक्स्ट है बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। तो देखिए मधुमक्खी पालन का जो है सबसे अच्छा समय जाड़े का समय होता है। ठंडा के दिनों में जो है ये मधुमक्खी का पालन किया जाता है, और ये जो है एक बिहार में जो है किसानों के लिए एक पैसा कमाने का अच्छा स्रोत भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। तो करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकंड, अक्टूबर से दिसंबर जो है ये टाइम होता है मधुमक्खी पालन का। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, और नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खी पालन जो है गर्मी के दिनों में क्यों नहीं किया जाता है या दूसरे माह में क्यों नहीं किया जाता है? तो इसके पीछे एक कारण होता है, क्योंकि जो ये अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है, मधुमक्खियां जो है फूलों से पराग को अधिक मात्रा में एकत्रित कर पाती है इस टाइम में। इसी कारण से जो है मधुमक्खी पालन इस समय किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला है एक ही तरह का फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा। तो देखिए एक ही तरह का जो है फसल बार बार आप मृदा में उगा रहे हैं और बहुत से रसायनों का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे मृदा में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसका असर होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। तो क्या जो है अधिक रसायन के प्रयोग से या एक ही फसल बार बार उगाने से उस फसल के लिए जो है वो मृदा और उपयोगी बन जाती है? नहीं, ये गलत है। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है? नहीं, ये भी गलत है। उर्वर बन जाती है? नहीं, उर्वर नहीं बन जाती है, बल्कि बंजर हो जाती है। ठीक है, एक ही तरह का फसल आप बार बार उगाएंगे और रसायन का यदि अधिक प्रयोग किया जाएगा तो मृदा को जो है इसका गलत असर पड़ता है। मृदा को जो है ये और इस पर जो है इसका जो उर्वरक है उसकी कमी हो जाती है और ये जो है बंजर जमीन हो जाती है। ठीक है, जमीन बंजर हो जाती है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता क्या क्या है? तो लेह और लद्दाख का जो मकान होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वहां पर जो है सबसे पहले तो नीचे एक कमरा होता है, निचले मंजिल में जो है वहां पे कोई खिड़की नहीं होती है। ऊपर वाले मंजिल में जो है वो लोग रहते हैं और यहाँ पर जो है ठंडा मौसम होता है, इसलिए फर्श होती है इनकी लकड़ी की होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और चूने से जो है दीवारों को रंगा गया रहता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और नीचे जो है कोई खिड़की नहीं रहती है, सिर्फ एक दरवाजा रहता है, यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं और ये चूने से रंगे हुए घर होते हैं। ठीक है,
तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आपको चुनना है। ऑप्शंस यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो वो देख लेते हैं। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूने से जो है दीवार को रंगा गया रहता है और पत्थर से बनी हुई रहती है, मिट्टी से मिलकर जो है ये घर बनी हुई रहती है। फर्श जो होती है लकड़ी की होती है, क्योंकि बहुत ठंड होती है, तो लकड़ी के फर्श जो है वो पैरों को जो है गर्म रखते हैं, यानी कि ठंड से बचने के लिए जो है लकड़ी के फर्श बनाए गए रहते हैं। ठीक है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छत नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पे BCD आपका सही है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, BCD। अगला है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो तरुण भारत संघ जो है किससे संबंधित है? स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में, पुरानी झील पुनर्निर्मित करने में, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तरुण भारत संघ जो है ये संबंधित है पुरानी झीलें निर्मित करने में। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3। तरुण भारत संघ जो है किससे संबंधित है? पुरानी झीलें जो है पुनर्निर्मित करने में, या जो झीलें हैं ये जो है खराब हो गई हैं, उसको पुनर्निर्माण करने के लिए जो है ये कार्य करती है तरुण भारत संघ। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। तो देखिए हमने जो है 18 नवंबर 2012 के पेपर से संबंधित जितने भी CDP और EVS के क्वेश्चंस थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले भी हमने 26 जून 2011 का पेपर और साथ में 29 जनवरी 2012 का पेपर को भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आप पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीटेट पेपर 1 फरवरी 2026 नामक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट विजिट करके पिछले वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए। और इसी प्रकार से आगे भी जो जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक 2011 से लेकर 2024 तक में हुए हैं उससे सभी जो है क्वेश्चंस को इसी प्रकार से हम कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।